कैसे हैं आप लोग। अभी आपसे ये आशा है कि घर पर सब बैठकर पढ़ रहे होंगे और इस लॉकडाउन में अपना पढ़ाई पर फोकस कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं नया टॉपिक जिसका नाम है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। इसको मैंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है जिससे आपको काफ़ी आसानी होगी और फ्लो चार्ट्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। तो अब इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया, इसको ना हम एक कहानी के रूप में पढ़ेंगे, तो इस चीज़ पर आप फोकस करना, ठीक है। तो सबसे पहले अब कहानी के रूप में पढ़ने से पहले मैं आपको मतलब बताऊंगी आखिर इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है। अगर हम इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब देखें, प्लानिंग मतलब कि कुछ आगे फ्यूचर के बारे में सोचना, ठीक है। और किसके बारे में सोच रहे हैं इसमें, हम इकोनॉमिक के बारे में। तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या रहा कि वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सेंट्रल प्लानिंग जो अथॉरिटी है वो क्या देखती है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारी कंट्री में उनको देखते हुए ये अपने कुछ जो हमारे रेगुलेट करती है और जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनको रेगुलेट करती है ताकि जो हम अचीव कर सके, जो हम एक ऑब्जेक्टिव जो हमने प्री डिटरमाइंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सकें। और किसी स्पेसिफाइड टाइम में, ये नहीं है कि चलते जाएगा। कोई जब हम गोल बनाएंगे किसी टाइम पीरियड के लिए तो बनाएंगे ना। तो अब आगे क्या बात कही है इन्होंने, तो अब क्या हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है, लॉजिक क्या है, ये कैसे आ गया ये। तो इसके पीछे की कहानी ये है कि हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में। क्या हुआ, हमारा देश जैसे आज़ाद वगैरह हुआ तो 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन बनाई। अब देश को चलाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, कि अब देश आज़ाद हो गया, अब उसको चलाएंगे कैसे। उसको चलाने के लिए प्लानिंग करिए कि हम ऐसे चलाएंगे अपने देश को। तो उस देश को चलाने के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन बनाएगी। उस कमीशन ने क्या करा, 1948 में रिकमेंड किया कि ना हमें प्लानिंग कमीशन बनानी चाहिए। तो अब ठीक है जी, अब प्लानिंग कमीशन बनानी चाहिए। अब उसके लिए कमीशन तो बनाएंगे, उसके पीछे बंदे होने चाहिए जो उस कमेटी बनाएंगे। अब कमेटी बनाने के लिए एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस थी ना उस टाइम में हमारी गवर्नमेंट, उस टाइम में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो उसकी ऑल इंडिया कांग्रेस की क्या बनाई गई, कमेटी बनाई गई। अब उसके चेयरमैन कौन थे, लेट पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस टाइम के वो पीएम थे ना। तो एक चीज़ इसमें याद रखना कि जो पीएम होता है ना हमारा, वही चेयरमैन होता है हमारी प्लानिंग कमीशन का, ठीक। तो इसमें क्या हुआ कि अब देखो मैंने आपको बताया है 1948 में तो क्या करा, प्लानिंग कमीशन को रिकमेंड किया गया। उसके अगले 2 साल बाद 1950 में उसको सेटअप किया गया। और फिर 2 साल बाद क्या करा, 8 दिसंबर 1952 को जो जवाहरलाल नेहरू जी थे ना हमारे, उन्होंने प्रेजेंट किया फाइनल ड्राफ्ट, कहाँ पर, अपनी लोकसभा में, और वो 5 ईयर का था। तो अब आगे हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो इसको जानने से पहले हमें जानना होगा कि जो हमारी प्लानिंग कमीशन है ना वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक। और इसके अब ना ये वैसे डिज़ोल्व हो चुकी है, इसके बारे में आपको आगे आने वाली वीडियो में बताती हूँ इसकी जगह क्या आया, कैसे आया, कब डिज़ोल्व हुई। तो अब इसके फ़ीचर्स पढ़ते हैं, क्या है इसके फ़ीचर्स। इसके फ़ीचर्स हैं, ये डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक कैसे है कि जो हमारी इंडिया में क्या होता है कि जो प्लान फॉर्मुलेट किए जाते हैं, ठीक। प्लान फॉर्मुलेट किए गए, प्लान फॉर्मुलेट किसके द्वारा किए गए, प्लानिंग कमीशन के द्वारा। उसको अप्रूव किया गया नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में। अब इस डेवलपमेंट काउंसिल में जितने भी हमारे स्टेट्स होते हैं ना उनके जो सीएम होते हैं वो मेंबर होते हैं और उनका हेड होते हैं जो हमारे पीएम होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया उसके हेड कौन होंगे, पीएम होंगे। फिर इसमें और क्या होता है, ओपिनियन लिया जाता है, जितने भी चाहे एक्सपर्ट्स हो, ऑर्गेनाइजेशंस हो, स्टेट गवर्नमेंट्स हो या जनरल पब्लिक हो, तो अब इनकी सारों की कंसिडरेशन ली जाती है जब हम 5 ईयर प्लान बनाते हैं। सेकंड पॉइंट आता है डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स हम मानते हैं कि जैसे जो हम डेवलपमेंटल प्लान्स बनाते हैं वो एग्जीक्यूटेड कैसे करते हैं, 3 ईयर जो हमारे 3 सेक्टर्स हैं ना मेन, जो हमारे पब्लिक, प्राइवेट और जॉइंट सेक्टर्स, उनके द्वारा इनको एग्जीक्यूट किया जाता है कि उनके द्वारा उनको लाया जाएगा। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ पैसे लेके आती हैं ना, तो ऐसे ही। तो पब्लिक जो सेक्टर है वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, जो बेसिक और की इंडस्ट्रीज़ है ना उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और प्राइवेट सेक्टर किस में करेगा, एग्रीकल्चर में, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में, इंडस्ट्री जो हमें मास कम्युनिकेशन गुड्स प्रोवाइड करा रही हैं उनमें। तो इसमें क्या होता है कि जो पहले 6 ईयर प्लान थे ना 1985 तक, तो क्या होता था सबसे ज़्यादा ना इम्पोर्टेंस दी जाती थी पब्लिक सेक्टर को। लेकिन 85 के बाद क्या किया गया, 85 के बाद किया गया कि प्राइवेट सेक्टर को इम्पोर्टेंस दी जाने लगी, ठीक। प्राइवेट सेक्टर को इम्पोर्टेंस दी जाने लगी।
अब आगे क्या कहा इन्होंने कि थर्ड पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ सेंट्रल प्लान एंड स्टेट प्लान। इसमें क्या है, दोनों का ना सेंट्रल और जो स्टेट प्लान है ना उसका कोई एग्जिस्टेंस किया गया। मतलब सेंट्रल प्लानिंग के अंदर क्या लाया गया, प्लानिंग कमीशन आई गई। किसके कंट्रोल के अंदर काम करती है, प्लानिंग कमीशन के कंट्रोल के। और स्टेट प्लान किसके अंडर करता है, जो स्टेट प्लानिंग बोर्ड है ना, और स्टेट बोर्ड है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसके कंट्रोल के हैं। ठीक है, आगे आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। अब जो हमारी इंडियन प्लानिंग है ना वो एक फाइनेंशियल प्लानिंग के टाइप की है, मतलब उसके प्रकार है एक तरह से। और इसमें ना मोर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है वो दी गई है स्पेंडिंग को, मतलब अपने फंड्स को एलोकेट करने पर, कहीं और लगाने पर। लेकिन इसमें क्या किया गया और सबसे कम इम्पोर्टेंस दी गई अपने जो फिज़िकल टारगेट्स जो हमने एक्चुअल में अचीव करने हैं ना उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई और इसको इम्पोर्टेंस दी गई। फिर आया हमारे पास अनचेंजिंग प्रायोरिटीज़ कि सबसे ज़्यादा ना प्रायोरिटी दी गई डेवलपमेंट को, पावर को, एग्रीकल्चर्स को, और बहुत कम कम मॉडिफिकेशंस की गई, इतनी उसमें मॉडिफिकेशंस भी नहीं की गई, बस उन्हीं को इम्पोर्टेंस दी गई, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूसरे सेक्टर्स को नहीं दी गई। प्रोस्पेक्टिव एंड पर्सपेक्टिव प्लानिंग। प्रोस्पेक्टिव क्या हुआ, जो शॉर्ट टर्म हुआ, पर्सपेक्टिव मतलब लॉन्ग टर्म हुआ। तो दोनों मतलब लॉन्ग टर्म और जो शॉर्ट टर्म वाले हैं उनको प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि बिना शॉर्ट टर्म प्लान के अब हमें कोई चीज़, घर का सामान भी लेने जा रहे हैं, कोई हमने घर बनाना है, हम छोटी छोटी चीज़ें देख के चलेंगे ना, या फिर जब हमारे पेपर होते हैं हम देखते हैं कि हम पहले ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे, फिर इस सारे सिलेबस को रिवाइज करके फिर हम क्लास में फर्स्ट आएंगे, हम ये इतने परसेंटेज हमने डिटरमाइन किए होते हैं कि हम 80% लेंगे, 90% लेंगे। तो अब छोटी छोटी चीज़ें करके तो बड़ा करेंगे ना, तो ऐसे इसमें होता है दोनों चीज़ों को लिया जाता है। 7th आता है प्लानिंग। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है जो अपॉइंट की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, और जितने भी ऑल सेंट्रल एंड इकोनॉमिक जो डिसीजंस हैं वो यही अथॉरिटी लेती है और क्या करती है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाती है, जिसमें जो हमारे ऑब्जेक्टिव है ना कि अब जैसे हमने 80% मार्क्स लेने हैं तो हम देखते हैं ना कि हमें ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, तो ऐसे इसमें जो हमारी प्लानिंग का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाती है। फिर हम बात करते हैं सेट ऑब्जेक्टिव्स। अब डिफरेंट इसमें ऑब्जेक्टिव्स किए जाते हैं, जैसे कि मेन ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें, वैसे तो बहुत ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैं आगे आपको ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाऊंगी भी, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव है अपनी नेशनल इनकम को बढ़ाना, अपने लोगों की पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना। फिर आता है इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। इसमें किसका कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का होता है। मतलब अगर हमें अपने रिसोर्स को एलोकेट करने ना, या तो हम इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू कर सकते हैं जो कि गवर्नमेंट की होती है, या फिर मार्केट मैकेनिज़्म के थ्रू कर सकते हैं। मार्केट मैकेनिज़्म ना इतना है नहीं, तो गवर्नमेंट को आना पड़ा कि घपले घुपले ना हो ना, इसलिए तो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। इसके अंदर जो प्लानिंग कमीशन है वो प्रिपेयर कौन करता है, प्लानिंग कमीशन प्लान प्रिपेयर करता है, उसको गवर्नमेंट के सामने प्रिपेयर कर देता है, प्रेजेंट कर देता है, और गवर्नमेंट क्या करती है, उसको फिर एग्जीक्यूट कर देती है। फिर आता है कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट। अब जैसे जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं ना वो क्या करते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग के डेवलपमेंट, ऑल सेक्टर्स सोट टू बी डेवलप्ड थ्रू इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग के द्वारा सारे सेक्टर्स को डेवलप की जाने की कोशिश की जाती है। जैसे कि जो जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं वो एक दूसरे पे ना इंटरडिपेंडेंट है, और बैलेंस ग्रोथ को अचीव करने के लिए ये किया जाता है। और इसमें क्या होता है, डेफिनेट टाइम, मैंने पहले भी बताया, अब मैंने 80% मार्क्स लेने आने हैं, इसी सेमेस्टर में लेके आने हैं ना, अगले में तो नहीं लेके आऊँगी कि अगले साल लेके आने हैं, मुझे उससे अगले साल लेके आने हैं, इसी में लेके आने हैं। तो एक टाइम पीरियड होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें अंदर डिफरेंट स्लोगन्स भी दिए गए और हाईलाइट किया गया, अपने जो ऑब्जेक्टिव है ना उसको हाईलाइट करने के लिए ना कुछ स्लोगन्स दिए गए, जैसे कि ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, सेल्फ रिलायंस एंड रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, ग्रोथ विद इक्विटी एक्सेट्रा। इसमें अगला टॉपिक आ रहा है ऑब्जेक्टिव्स का। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मैं अभी पीछे बात भी कर रही थी, तो ऑब्जेक्टिव होगा या तो शॉर्ट टर्म होगा, मतलब वो प्लान स्पेसिफिक होगा, या कि क्या होगा हमारा लॉन्ग टर्म होगा। ये ना कॉमन टू होता है, जैसे कि हमने अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ करनी है, सोशल जस्टिस करना है, सेल्फ रिलायंस, ये सारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो आइए अब हम इसको पढ़ते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहले अपनी नेशनल इनकम को इंक्रीज़ करना, अपने पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज़ करना। ठीक, जो इकोनॉमिक प्लानिंग है ना उसका एम होता है जितने भी हमारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं ना उसको
डेवलप करना, उनकी क्या करना, डेवलपमेंट करना। और साइमल्टेनियसली जो ग्रोथ रेट होगी ना पॉपुलेशन की, उसको डिक्रीज़ करना, ताकि जो पर कैपिटा इनकम हो वो इंक्रीज़ हो जाए। पर कैपिटा इंक्रीज़ होगी तो उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी तो उससे क्या मिलेगा, आगे प्रोडक्शन में हेल्प मिलेगी, और दोबारा से हमारी जो पर कैपिटा इनकम है ना लोगों की, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। हमारी इनकम, कंट्री की पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सेकंड, ये हमारे किस में आया, इकोनॉमिक ग्रोथ में। फिर आया डिक्रीज़ इन इक्वालिटीज़ ऑफ इनकम। जो हमारी जैसे इकोनॉमिक इक्वालिटीज़ है ना, वो क्लास स्ट्रगल को ना काफ़ी बढ़ावा दे रही है, तो उसको कम करने के लिए यहाँ पर इसको इकोनॉमिक प्लानिंग को लाया गया। ये ऑब्जेक्टिव है कि इनइक्वालिटीज़ ना रहे हमारे देश में, कि अमीर अमीर ना हो, गरीब गरीब ना हो, जो गरीब है उसको थोड़ा प्रोवाइड किया जाए ताकि वो भी थोड़ा बैलेंस पे आ जाए। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए। फिर आता है प्राइस स्टेबिलिटी, अपने प्राइस को स्टेबल करना। अब प्राइस को स्टेबल कैसे करेंगे, ये ना तो इन्फ्लेशन हो ना ही डिफ्लेशन हो, और ये अटेम्प्ट किए जाने लगे कि हमारी प्राइस में स्टेबिलिटी रहे। फिर आएगा हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करेंगे, वो कैन बी प्रोमोटेड बाय मेकिंग बैलेंस्ड ग्रोथ इन ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। सारे जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं ना, हमने पढ़े हैं, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी सेक्टर्स हैं सबकी डेवलपमेंट करने के लिए ये लाया गया। और इससे क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा लोगों का जी। ये एक और पॉइंट में बना के लिख सकते हो आप। फिर आता है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा पैसा आएगा, ठीक। फुल यूटिलाइजेशन, जितने भी हमारे कंट्री में अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं ना, हर कंट्री का अलग अलग रिसोर्स है। कोई ऑयल में अच्छा है, आजकल तो ऑयल के दाम भी बड़े गिर रहे हैं जी। चलो ऑयल, अब कहीं बाहर तो जाना नहीं है, क्या करें उस ऑयल का। चलो फुल यूटिलाइजेशन हो रही है रिसोर्सेज की। अब सेल्फ सफिशेंसी हो रही है। अब जो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक सेक्टर्स है ना, उनको मतलब अपने आप में ना वो सेल्फ सफिशिएंट हो, कि किसी और के ना जैसे दूसरे कई कंट्रीज, जो कंट्रीज़ होती हैं आपस में ना इंटरडिपेंडेंट होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, कई कंट्रीज़ आपस में इंटरडिपेंडेंट होगी। अब उसकी इंटरडिपेंडेंस को ना कम करने के लिए उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे, कि किसी और के ऊपर ना निर्भर ना रहना पड़े। फिर आया हमारे पास रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इकोनमी। अब जो हमारी इकोनमी है वो क्या होती है, जो नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई, वॉर्स होगी, काफ़ी सारी चीज़ें होती रहती हैं, कई साइक्लोन आ गए जी, इन सबको इकोनमी जो हमारी इससे ना ख़राब सी होती है, डिस्टर्ब होती है, कि मतलब हमारी इकोनमी पे बैड इफेक्ट पड़ता है। अब जैसे कोरोना है, ये चल रहा है, इसकी वजह से हमारी इकोनमी कितनी डाउन जा रही है, तो उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए कि हम इससे कैसे उभरेंगे, ये उभरने के लिए ना इकोनॉमिक प्लानिंग करी जाती है। फिर आए सोशल सिक्योरिटी। अब जितने भी पुअर है और एक्सप्लॉइटेड क्लास है सोसाइटी की, उसको सोशल सिक्योरिटी देना। अब कैपिटल फॉर्मेशन, कंपनी में जब हमें सेविंग्स करेंगे और पहले अपना पास पैसा बचाएंगे, सेविंग्स करेंगे, फिर बाहर उसको इन लोगों को कहना कि आप लोग इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगी हमारी कंट्री में। तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए कुछ प्लानिंग की जाती है। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जैसे पावर जनरेशन हो गया, और दूसरी रोड्स को डेवलप करना, ये सारी चीज़ों को इंक्रीज़ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग का। मॉडिफिकेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमिक सेक्टर्स। अब जितने भी हमारी अलग अलग सेक्टर्स हैं, जैसे बताया ना, इसमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, तो मैंने इसको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में ही डिवाइड किया है। तो एग्रीकल्चर में क्या, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन लाई गई, और इसमें क्या किया गया, इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज़ करने के लिए, मॉडिफिकेशन लाने के लिए, उसको नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए क्या किया गया, मॉडर्न और जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी पर एम्फेसाइज किया गया। और अगला पॉइंट है, अब जो हमारी पॉवर्टी है ना, अब जैसे एम्प्लॉयमेंट होएगा, पॉवर्टी कमी होएगी ना, तो ऐसे पॉइंट्स को लिंक करके करना, आपको ना याद रहेगा। तो पॉवर्टी को कम करने का भी एक ऑब्जेक्टिव है हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग का। होप आप सभी को समझ में आया हो। किसी को कोई भी छोटा सा भी डाउट हो ना, वो पूछ सकता है, ठीक। और आगे शेयर करें और पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।